हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग का टॉपिक है यूपीएलटी ग्रेड 2025, जिसमें हम कॉमर्स का सेक्शन पढ़ेंगे। अब कॉमर्स में हमारा 10 टॉपिक 10 मैराथन का क्लास चल रहा था, जिसमें पीछे 4-5 लेक्चर आप लोग को जा चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स के। आज का हमारा टॉपिक है व्यापारिक संगठन अर्थात बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके 120 MCQ क्वेश्चन आज हम लोग आप लोग को कराएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो आप लोग के लिए 10 टॉपिक बताए हैं, उस 10 टॉपिक में एक टॉपिक में आप लोग का 120 क्वेश्चंस मिल रहा है। तो 10 टॉपिक में आपके लगभग 1200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 1200 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो 120 ही क्वेश्चन आएंगे। ज़रूर काफ़ी या कुछ क्वेश्चनों का हेल्प आप लोग को जरूर मिलेगा, इसलिए इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सीधे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, व्यापारिक संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 120 इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसे हम क्या कहते हैं। वे कौन सी एक्टिविटीज है जो केवल प्रॉफिट को गेन करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। आर्थिक क्रिया माने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, अनार्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। तो सब आर्थिक क्रिया कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक। एक एक करके हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखते जाइए कि जो क्वेश्चन, एक चीज़ और है, एक एक करके क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाइए। जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बड़ा हो, नया हो, उस पर थोड़ा सा 1 मिनट समय उस पर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर हमारा, संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यह ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहा है कि विभिन्न साधनों का मैत्रीपूर्ण समायोजन है। ये विभिन्न जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, साधन है, उसका क्या है, मैत्रीपूर्ण समायोजन है। ये क्रियाओं का संपादन है, कर्मचारियों में सहयोग स्थापित करने की व्यवस्था है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑर्गेनाइजेशन हम किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास विभिन्न रिसोर्सेस या साधन वगैरह होते हैं, उनका आपस में मैत्रीपूर्ण संयोजन करना ही हमारा संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि लकड़ी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। ध्यान दीजिएगा, एक टिम्बर इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। लकड़ी उद्योग 3 तरीके के इंडस्ट्री होते हैं, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, मतलब प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जितने भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। तो उसी कैटेगरी में हमारा लकड़ी आता है। लकड़ी कौन सा इंडस्ट्री माना जाता है? प्राइमरी इंडस्ट्री के कैटेगरी में, क्योंकि द्वितीयक इंडस्ट्री में हमारे बड़े बड़े उद्योग, कल कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आती हैं, और तृतीयक उद्योग में हमारे क्या आते हैं, सर्विस सेक्टर आते हैं, सेवा उद्योग आते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, कि जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होता है तो व्यापार संतुलन क्या होता है। समझिएगा, जब आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट की तुलना में अधिक होता है, मतलब हम इंपोर्ट अधिक करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इस प्रकार के व्यापार संतुलन को हम क्या कहते हैं। इस सिचुएशन में व्यापार संतुलन हमारा अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा, कि सामान्य होगा, कि विशिष्ट होगा? बताइए क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में व्यापार हमारा प्रतिकूल होगा। सपोज करिए कि किसी देश में, जैसे हम आयात ज़्यादा मात्रा में करें, मतलब दूसरे देश से माल ज़्यादा मंगाएं और अपने देश से माल कम मात्रा में दूसरे देश में भेजें, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा प्रतिकूल व्यापार होगा, अर्थात आयात ज़्यादा होगा, निर्यात कम होगा। अनुकूल उस सिचुएशन में होता है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, उस सिचुएशन में हमारा अनुकूल होता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्न में से उस व्यापार का नाम बताइए जहां व्यापार एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है। कह रहा है कि उस बिजनेस का आप नाम बताइए जहां पर जो बिजनेस एक ही कंट्री के, एक ही देश के सीमा के अंदर, जैसे सपोज करिए कि अपना देश है ये भारत, हम अपने देश में चाहे इस छोर से इस छोर पे करें, चाहे इस छोर से इस छोर पे करें, हम मतलब
देश की सीमा के अंदर ही बिजनेस करे, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, उसे हम देशी व्यापार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई। 6 नंबर क्वेश्चन है व्यापार तथा उसके सहायकों को मिलाकर क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, व्यापार और उसके सहायकों को। एक परिभाषा पीछे आप लोग बिजनेस स्टडी में पढ़े होंगे या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर पढ़े होंगे कि एक नाम होगा कि वाणिज्य। वाणिज्य को 2 पार्टों में बांटा गया, एक का नाम है व्यापार और दूसरे का नाम है व्यापार की सहायक क्रिया। सहायक क्रिया पढ़े होंगे। इन दोनों के मेल से ही हमारा वाणिज्य बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रहा है? व्यवसाय, पेशा, वाणिज्य और उद्योग। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाणिज्य होगा। अब इसके बारे में भी एक्सप्लेन। व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं का खरीदना और बेचना। असहायक क्रिया का मतलब होता है कि इस व्यापार में को खरीदने और बेचने में जिन जिन साधनों की जरूरत पड़ी, जो चीज़ें उपयोगी हुई, जो इसके लिए हेल्पफुल हुई, उसको हम कहते हैं व्यापार की सहायक क्रिया। जैसे बैंक हो गया, गोदाम हो गया, या बीमा कंपनियां हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो इस तरह के ये व्यापार की सहायक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है जाना जाता। वह कौन सा काम है जिसमें हमारी कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती? वो है रोजगार, व्यवसाय, पेशा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए क्या होता है? पेशा तो होगा नहीं, प्रोफेशन में भी थोड़ी बहुत कैपिटल चाहिए ही हमको, बिजनेस में तो पूरी कैपिटल चाहिए, लेकिन रोजगार, एक एम्प्लॉयमेंट, कहीं नौकरी आप कर रहे हैं, उसमें कैपिटल की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। नीचे 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 लाइनें दी गई हैं, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सही लाइन कौन सी है। कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय और वैश्विक निगम दोनों एक ही है। कह रहा है कि जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और वैश्विक कॉरपोरेशन है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबलाइजेशन कॉरपोरेशन जो हमारे हैं, दोनों एक ही है। क्या ये सही है? प्रत्येक व्यापारिक क्रिया में अनिश्चितता पाई जाती है। ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है कि हर एक बिजनेस एक्टिविटीज में अनिश्चितता पाई जाती है, अनसर्टेनिटी पाई जाती है। कोई व्यापारिक संगठन लाभ अर्जित करता है किंतु उन लाभों को दान के कार्यों में लगा देता है, वो व्यावसायिक संगठन बिल्कुल नहीं। एक व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, ये तो सही है, लेकिन वो उन लाभों को पूरा दान दे देता है या किसी को ऐसे ही खर्च कर देता है, ये बात सही नहीं है। इसलिए इसको व्यावसायिक संगठन नहीं कहा जाए। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा गलत होगा, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं और वैश्विक कॉरपोरेशन जो हमारा है, वो दोनों एक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद देन है। कह रहा है कि जो हमारी पूंजीवाद है, समाजवाद है और साम्यवाद किसकी देन है? आखेट युग की है कि कृषि युग की है कि औद्योगिक युग की है कि दस्तकारी युग की? बताइए किसकी युग? पूंजीवाद, समाजवाद। ये आपके बिजनेस स्टडी के सबसे स्टार्टिंग पार्ट में जहाँ पर हमारा सभ्यता का विकास हुआ था, उस टॉपिक में दिया गया। ये दस्तकारी युग की देन है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है कि चार्टर्ड पार्टी का प्रयोग किया जाता है। चार्टर्ड पार्टी का प्रयोग किस बिजनेस में किया जाता है? आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, आंतरिक व्यापार, इनमें से कोई नहीं। चार्टर्ड पार्टी का प्रयोग किस बिजनेस में किया जाता है भाई? ये एक्सपोर्ट बिजनेस में किया जाता है, जिसमें पूरी जहाज को किराए पर ले लिया जाता है। इसको निर्यात व्यापार के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक चीज़ और बता दें कि आप लोग का पेपर महज 1 सप्ताह और बचा हुआ है। अधिक से अधिक PYQ पर इस समय फोकस करिए, क्योंकि PYQ ही आप लोग को काफ़ी, क्योंकि पीछे आप लोग का सिलेबस जो भी होगा आप लोग पूरा पढ़े होंगे, और इस समय प्रैक्टिस करने पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चन किस किस टाइप से आएंगे, डिफरेंट सोर्सेज से जो भी हमको MCQ क्वेश्चंस मिले, उस MCQ क्वेश्चंस पर फोकस करिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडेंट वह प्रपत्र होता है। इंडेंट क्या होता है बताइए? जिसको मांग पत्र भी कहते हैं। इंडेंट को किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन में दे रहा है कि आयातकर्ता द्वारा निर्यातकर्ता को, निर्यातक एजेंट को दिया जाता है।
आयातकर्ता द्वारा सीधे उत्पादक को दिया जाता है, निर्यातकर्ता द्वारा आयातक को दिया जाता है, और इनमें से कोई नहीं। इंडेंट किसे हम कहते हैं? इंडेंट का मतलब होता है कि जब भी हम विदेशी व्यापार में माल खरीदना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम सबसे पहले एक प्रपत्र भेजेंगे। एक प्रपत्र का मतलब होता है कि उसमें वस्तु का नाम, वस्तु की सूची, वस्तु के प्रकार, किस्म, गुण, उसके मूल्य, ठीक ना, वजन, सारे चीज़ों का विवरण होता है, उस जिसको हम इंडेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछा रहा है इंडेंट वह प्रपत्र है जो आयातकर्ता द्वारा निर्यातक एजेंट को दिया जाता है। मतलब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडेंट किसके द्वारा दिया जाता है, तो आयातक द्वारा, आयातकर्ता द्वारा। और किसके लिए दिया जाता है, निर्यातक को दिया जाता है या निर्यातक एजेंट जो होता है उसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ई। 12 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के कारण सर्वप्रथम किस आर्थिक प्रणाली का विकास हुआ? जो हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ उसके कारण सबसे पहली बार किस इकोनॉमिक सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ? समाजवाद का डेवलपमेंट हुआ कि पूंजीवाद का हुआ कि साम्यवाद का हुआ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का हुआ? सोच के बताइए किसमें हुआ। तो उस समय पूंजीवाद का जन्म हुआ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूंजीवाद का जन्म, मतलब उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूंजीवाद का जब जन्म कब हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के समय हुआ। या औद्योगिक क्रांति के कारण सर्वप्रथम आर्थिक प्रणाली का विकास हुआ, तो वो किस आर्थिक प्रणाली का विकास हुआ, तो पूंजीवाद का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आचार संहिता एक आवश्यक लक्षण है। जो हमारा आचार संहिता है ये किस बिजनेस का एक प्राइमरी कैरेक्टर है? ये व्यवसाय का है कि पेशे का है कि वाणिज्य का है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? जैसे इस आचार जो संहिता, रूल रेगुलेशन, नियम कानून की जहाँ तक बात आती है तो वो प्रोफेशन में अप्लाई होती है। जैसे सपोज करिए डॉक्टर है तो डॉक्टर एसोसिएशन, उसका अलग एक लॉ होता है। उसके बाद से है वकील हैं तो वहाँ पे बार काउंसिल एक्ट लागू होता है, सीए है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट लागू होता है। तो इस तरह की जो आचार संहिता है वो प्रोफेशन में यूज होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, आवश्यकताओं, प्रयत्नों, संतुष्टि में प्रत्यक्ष संबंध होता है। लिखा है कि आवश्यकताओं, प्रयत्नों और संतुष्टि में प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये किस युग की देन है? पशुपालन युग, कृषि युग, आत्मनिर्भरता युग, औद्योगिक युग? बताइए किस युग की देन है भाई? ये आपकी कृषि युग की देन। क्यों? कृषि युग में जब मनुष्य की आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ी तो उसने प्रयत्न करना शुरू किया, और जब उसने प्रयत्न किया तो उसको समान माने एक सीमा तक उसको संतुष्टि प्राप्त हुई। तो जितने भी प्रयत्न किए गए हैं, जितनी भी आवश्यकताओं का अधिकांशतः जन्म हुआ वो हमारे कृषि युग में ही हुआ, क्योंकि इसके पहले आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, लेकिन कृषि युग में जो हमारी आवश्यकता थी उसका थोड़ा सा विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन गलत हो गया है, सीक्वेंस गड़बड़ हो गया लग रहा है। अभी 13 नंबर पे है ना, ये 14 नंबर है, क्वेश्चन गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का पशुपालन होगा नहीं, ये होगा नहीं। आवश्यकता, प्रयत्न, ये देखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग का कृषि युग नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ये आपका आत्मनिर्भरता युग होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता युग में ही आवश्यकता, प्रयत्नों और संतुष्टि, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का मतलब ये दिया गया है कि आत्मनिर्भरता युग में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, जितनी आवश्यकता थी उतना ही वो प्रयत्न करता था और उतने ही से वो संतुष्टि प्राप्त करता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो कच्चे माल को पक्के माल में परिणित करने या विक्रय योग्य अवस्था में लाती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किस व्यापार या किस उद्योग या किस वाणिज्य का तात्पर्य, मतलब यहाँ पे डॉट डॉट कह रहा है कि से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से हैं जो कच्चे माल को पक्के माल में परिणित करने के विक्रय योग्य अवस्था से, मतलब वो किस बिजनेस को, उस बिजनेस का क्या नाम है जिसमें कच्चे माल से पक्के माल में या निर्मित माल में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम व्यापार कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं, उद्योग कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, उसको हम इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि एकाकी व्यापार में व्यापारी का दायित्व होता है, माने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में जो हमारा बिजनेसमैन होता है उसकी लायबिलिटीज कैसी होती है। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ सीमित होता है, अधिक सीमित होता है कि असीमित होता है, इनमें से कोई नहीं, असीमित होता है। दो ही बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके सदस्यों का दायित्व या उस व्यापारी का दायित्व असीमित होता है। वो एक है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस मतलब एकाकी व्यापार, और दूसरा है पार्टनरशिप बिजनेस मतलब साझेदारी व्यापार। इन दोनों बिजनेस में जो भी मेंबर्स या जो भी सदस्य, जो भी पर्सन या व्यापारी होते हैं, उनकी लायबिलिटीज जो होती है वो असीमित होती है। बाकी जो कंपनी वगैरह का बिजनेस है उसमें सीमित होती है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात फिर निर्यात किया जाता है। ऐसे बिजनेस का क्या नाम है जिसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं फिर उसके बाद से एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज करिए कि ये अपना देश है इंडिया। इंडिया ने एक दूसरा देश है जापान, जापान से कुछ मशीनें आयात की। क्या किया? इसने इंपोर्ट किया। लेकिन इधर दूसरा एक देश है, सपोज करिए कि जर्मनी है या रूस है या मान लीजिए कोई भी अदर कंट्री, मान लीजिए नेपाल है, रख लीजिए एक दूसरी कंट्री है नेपाल। इधर इससे डील कर लिया कि भाई इसने कहा कि हमको कुछ मशीनों की ज़रूरत है, इसने कहा कि मेरे पास है, आपको कितना चाहिए मैं दे रहा हूँ। तो ये क्या किया, जापान से मशीनों का इंपोर्ट किया और सीधे उसको नेपाल को एक्सपोर्ट कर दिया। जब नेपाल को एक्सपोर्ट किया, लेकिन इसमें एक कंडीशन रहती है कि जापान से इंपोर्ट किया लेकिन बिना इंडिया लाए, बिना अपने देश में लाए, बाहर जितनी इसकी ज़रूरत थी उसकी सप्लाई नेपाल को कर दिया। तो ऐसे बिजनेस को हम पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लिखा है कि ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात मैंने पहले इंपोर्ट करते हैं फिर उसी को एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं पुनः निर्यात व्यापार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन है वह व्यापार जो एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वह व्यापार जो एक देश की सीमा के अंदर, बताइए। ये पीछे क्वेश्चन भी था लेकिन उसमें ऑप्शन चेंज था, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन अलग है क्योंकि ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। पहली बार में ऑप्शन कुछ और था, दूसरे बार में ऑप्शन कुछ और था। वह व्यापार जो एक देश की सीमा के अंदर मतलब एक ही कंट्री के सीमा के अंदर किया जाता है उसे क्या कहते हैं। विदेशी व्यापार, आंतरिक व्यापार, निर्यात व्यापार, इनमें से कोई नहीं। उसका सही नाम है आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड जिसको हम कहते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने बताया था कि ये इंडिया है, चाहे इस छोर से इस छोर पे या इस छोर से इस छोर तक हम बिजनेस कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं। पिछले ऑप्शन में देशी व्यापार था, इसमें देशी व्यापार को ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन चेंज कर दिया है, आंतरिक व्यापार दिया है, मतलब इंटरनल ट्रेड होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है तेल शोधन कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं। अब देखिए जो हमारी तेल रिफाइनरी है, ऑयल इंडस्ट्रीज है और या शुगर इंडस्ट्रीज है, पूछ रहा है ये किस कैटेगरीज में आते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया है कि 3 तरीके की हमारी बिजनेस होती हैं, मतलब इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी वाले में अक्सर एग्रीकल्चर पशुपालन से रिलेटेड होता है, लेकिन जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं वो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में होती है और सर्विस सेक्टर हमारी टेरिटरी में होती है। तो यहाँ जो इंडस्ट्री की बात की गई है, यहाँ चीनी और ऑयल की, तो ये हमारी सेकेंडरी मतलब द्वितीयक उद्योग की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। बीस नंबर क्वेश्चन कि साझेदारी किस प्रकार अस्तित्व में आ सकती है, मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस किस तरह अस्तित्व में आ सकती है। केवल स्पष्ट करार द्वारा, केवल स्पष्ट व प्रलक्षित करार द्वारा, विधि के प्रवर्तन द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए एक साझेदारी किस प्रकार अस्तित्व में आ सकती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केवल स्पष्ट व प्रलक्षित करार द्वारा। नेक्स्ट है कि मंदी की दशा में किन कोषों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सपोज करिए कि देश में हमारी मंदी है, ऐसे सिचुएशन में जो हमारे फंड होते हैं, तो बहुत सारे फंड होते हैं, लेकिन किस फंड को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन में दे रहा है समतांश, पूर्वाधिकार अंश मतलब इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश ऋण पत्र मतलब प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स, ऋण पत्र मतलब केवल डिवेंचर और इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर को प्राथमिकता देनी चाहिए मंदी के सिचुएशन में।
नेक्स्ट है कोयला खनन संबंधित है, जो हमारी कोल माइनिंग होती है, कोयला यहाँ से निकाला जाता है, वो किससे रिलेटेड है? जनिक उद्योग है, निष्कर्षण उद्योग है, निर्माणी उद्योग है, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो भी चीज़ें जमीन से निकाली जाती है, जैसे समुद्र तल से मछली निकालना, समुद्र से बालू निकालना, या जमीन के अंदर से कोयला निकालना, पत्थर निकालना, कुछ भी निकालना, तो उसको हम निष्कर्षण उद्योग में लाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा इंडस्ट्री होता है? निष्कर्षण उद्योग। सबसे अच्छा क्वेश्चन, मेक इन इंडिया परियोजना किस तारीख को शुरू की गई? ये काफ़ी नया क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया, और पॉपुलर समझिए कि टॉपिक है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर डेट एग्जैक्ट पूछा जा रहा है कि मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है किस डेट को लॉन्च हुई या किस डेट स्टार्ट किया गया। लिखा है कि 15 अगस्त 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को, और उन्हें उपयुक्त में से कोई नहीं। किस डेट को भाई? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया, मतलब शुरू किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन है शिकार करना एग्जाम्पल है। शिकार करना कौन सा एग्जाम्पल है? रचनात्मक उद्योग है, निर्माणी उद्योग है, निष्कर्षण उद्योग है, इनमें से कोई नहीं। ये निष्कर्षण उद्योग है। निष्कर्षण उद्योग है मतलब कहीं भी चीज़ किसी भी तरीके से हम उसको निकाल रहे हैं, मतलब हमारे जो नेचर में दिया गया है, इन्वायरमेंट में जो चीज़ें दी गई है उसमें से हम उसको निकाल रहे हैं, जबकि हमने उसके लिए पहले से कुछ किया नहीं है, वो सब निष्कर्षण उद्योग के कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा उद्योग जिसमें कच्चा माल और निर्मित माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, ऐसे उद्योग को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है जिसमें हम रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में ले जाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस से हम निर्मित मतलब पक्के माल में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज को हम किस नाम से जानते हैं? बताइए। क्या कहते हैं उसको, बताइए। ये तो होगा नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये भी ऑप्शन हटा दे रहे हैं। चलिए, दो ही ऑप्शन में दे रहे हैं, दो में से एक होगा, रचनात्मक या निर्माणी। ऑप्शन नंबर ए आपको देना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 26 नंबर। व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है, मतलब बिजनेस रिस्क किसमें होने की संभावना नहीं होती है। लिखा है सरकारी नीति में परिवर्तन से, अच्छे प्रबंध से, कर्मचारियों की बेईमानी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब अच्छे मैनेजमेंट रहेगा, मैनेजर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट का सिस्टम है यदि बेहतर रहेगा तो वहाँ पर बिजनेस रिस्क होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि बिजनेस रिस्क होने की संभावना नहीं है, अच्छे मैनेजमेंट से बिजनेस रिस्क होने की कोई संभावना नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन, व्यापारिक संगठन के कौन कौन से स्वरूप में गोपनीयता सबसे अधिक पाई जाती है? देखिएगा, गोपनीयता सबसे, मैंने यहाँ ऑप्शन में दे रहा है कि एक व्यापारिक संगठन का वो कौन सा रूप है, कौन सा स्वरूप है, कौन सा प्रकार है जिसमें गोपनीयता सीक्रेसी सबसे अधिक पाई जाती है। वो एकल व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, कंपनी, में से कोई नहीं, एकाकी व्यापार। क्योंकि जब एक ही आदमी बिजनेस करेगा और सारे प्रॉफिट और लॉस या जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है उसी के हैंड ओवर में रहेगी तो उसमें सीक्रेसी ज़्यादा रहेगी। पार्टनरशिप बिजनेस में तो कई लोग रहते हैं, कंपनी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे सीक्रेसी वाली बात नहीं होती है। तो एकल व्यापार ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक संगठन का वह कौन सा स्वरूप है जो किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु होने पर निर्बाध गति से चलता रहता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि वो व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन सा स्वरूप है, कौन सा एक बिजनेस का प्रकार है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु, मतलब किसी एक आदमी का मृत्यु हो जा रही है तो ऐसी दशा में भी वो बिजनेस अपने निर्बाध गति, मतलब उसी रेशियो से, उसी रफ्तार से चल रहा है। तो ऐसे बिजनेस को क्या कहा जाता है? लिखा है कि कंपनी, साझेदारी, एकल व्यवसाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है भाई? कंपनी। कंपनी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें किसी भी सदस्य, किसी भी डायरेक्टर, किसी भी एम्प्लॉय की यदि मृत्यु होती है तो उसका प्रभाव कंपनी पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। कंपनी उसी रफ्तार से, उसी तरीके से चलती रहती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
29 नंबर क्वेश्चन है कि एकाकी व्यापार का प्रमुख लक्षण है। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का मेन कैरेक्टर, मेन फीचर्स क्या है? प्रबंध करने की असीमित क्षमता होती है, बिल्कुल। पर्याप्त पूंजी होती है, व्यावसायिक निरंतरता होती, ऐच्छिक प्रारंभ और अंत होता है। सबसे इसमें प्रमुख, क्योंकि जो लक्षण मतलब कैरेक्टर तो पूछा है, लेकिन इसमें मेन कैरेक्टर, मेन फीचर पूछा है, तो सब एकाकी व्यापार का सबसे मेन जो फीचर्स होता है ऐच्छिक प्रबंध, प्रारंभ एवं अंत होता है। मतलब इसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, जब चाहे तब वो स्टार्ट कर सकता है और जब चाहे तब बंद कर सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। साझेदारी का जन्म हुआ, पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म क्यों हुआ? एक साझेदारी व्यवसाय का जन्म किन कारणों से हुआ था? ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है कि एकाकी व्यवसाय के दोषों को दूर करने के लिए, यही सही है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के दोषों को दूर करने के लिए, सदस्यों के दायित्वों को सीमित रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन है। पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म इसलिए हुआ कि एकाकी व्यापार मतलब सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस है उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 31 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? कंपनियां दो तरीके की होती हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी में यदि वो भी मैक्सिमम मेंबर्स के बारे में पूछ रहा है, तो यदि मिनिमम मेंबर्स की बात करेंगे तो मिनिमम मेंबर्स 7 होने चाहिए और मैक्सिमम हमारे अनलिमिटेड होने चाहिए। कितने होने चाहिए? अनलिमिटेड। तो यहाँ पे क्या दिया है? 50, 200, 100, असीमित। तो सही ऑप्शन हमारा है असीमित होने चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि यदि कोई कंपनी अपने अंतर नियम नहीं बनाती है तो उसे कौन सा तालिका का प्रयोग करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि जैसे कंपनी के वैसे दो मुख्य प्रलेख होते हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यदि कोई कंपनी अपने अंतर नियम मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो सारी कंपनियों को बनाना पड़ता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जहाँ तक बात है, यदि कोई कंपनी नहीं बनाती है तो उसे कौन सी वो तालिका का प्रयोग, कौन से टेबल का वो उसके जगह पर प्रयोग कर सकती है? टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी। तो उसको टेबल ए का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना आवश्यक है। जो कंपनी का मैंने अभी बताया कि दो मुख्य प्रलेख होते हैं, पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम। तो सीमा नियम को कंपनी का चार्टर्ड भी कहा जाता है एक तरह से, अर्थात कंपनी का एक मिनी संविधान भी उसको कहा जाता है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो पार्षद सीमा नियम किस कंपनी के लिए बनाना जरूरी है? निजी कंपनी के लिए, सार्वजनिक कंपनी के लिए, निजी और सार्वजनिक दोनों कंपनियों के लिए, कि इनमें से कोई सही ऑप्शन है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, दोनों कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम बनाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कंपनी प्रवर्तन में शामिल नहीं है? नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, पूछ रहा है कि वो कौन सी एक्टिविटीज है जो कंपनी के प्रवर्तन मतलब कंपनी के प्रमोशन में शामिल नहीं है। व्यवसायिक अवसरों की खोज करना, विचारों की जांच पड़ताल करना, कंपनी के अंशों का आवंटन करना, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए। कंपनी के अंशों का आवंटन करना ये प्रमोशन के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये दोनों तो आते ही हैं। विचारों व्यवसायिक अवसरों की खोज करना, विचारों की जांच पड़ताल करना, ये कंपनी प्रमोशन में शामिल होता है, क्योंकि 5 स्टेप है इसके। 35 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी पंजीकृत मानी जाती है जब, मतलब कह रहा है कि एक कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कब मानी जाती है? लिखा है कि रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेख जमा कर दिए जाए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट हम आपके यहाँ जमा कर दिए तो रजिस्टर्ड माना जाएगा, ये गलत है। रजिस्ट्रार से समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए, हाँ आप उसके पास डॉक्यूमेंट जमा कर दिए रजिस्ट्रार के पास और उसने रजिस्टर करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका सर्टिफिकेट दे दिया तो रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। यही ऑप्शन सही है। वो वास्तव में व्यवसाय आरंभ कर दे, बिल्कुल नहीं। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य वाक्य परिवर्तित किया जाता है। देखिए, पार्षद सीमा नियम में 6 क्लाज होते हैं, पूंजी वाक्य, नाम वाक्य, स्थान वाक्य, उद्देश्य वाक्य, ऐसे ऐसे करके 6 होते हैं। लिखा है कि पार्षद सीमा नियम में एक उद्देश्य वाक्य होता है, ऑब्जेक्ट क्लाज होता है।
वैसे पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन विशेष प्रावधानों या विशेष प्रस्ताव के द्वारा कुछ कंडीशंस में उसमें चेंजेस किया जा सकता है। उसमें से ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें चेंज किया जा सकता है। किस सिचुएशन में किया जाता है, कैसे किया जाता है? विशेष प्रस्ताव द्वारा किया जाता है कि विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी के रजिस्ट्रार के अनुमोदन द्वारा किया जाता है कि विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी लॉ बोर्ड के अनुमोदन द्वारा किया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति से कंपनी के पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, एक सेकंड। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपनी की पूंजी घटाई जा सकती है। एक कंपनी की पूंजी किस सिचुएशन में कैसे घटाई जा सकती है? साधारण प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव तथा न्यायालय की स्वीकृति के द्वारा, किनमें से किसी के द्वारा नहीं? बताइए। ऑप्शन सामने दिख रहा है कि विशेष प्रस्ताव द्वारा और न्यायालय के परमिशन से ही एक कंपनी की पूंजी घटाई जा सकती है, अन्य परिस्थितियों में नहीं घटाई जा सकती है। अगला है कि अंतर नियम संबंध स्थापित करता। अंतर नियम मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम। कंपनी और इसके सदस्यों से, कंपनी तथा बाहरी व्यक्तियों से, कंपनी तथा सदस्यों के आपस में, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या दिख रहा है? अंतर नियम का संबंध किससे है? कंपनी या सदस्यों से तथा सदस्यों से आपस में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। यदि साझेदारी के अनुबंध में साझेदारी की अवधि संबंधी कोई बात नहीं दी गई है तो ऐसी साझेदारी होगी। लिखा है कि यदि साझेदारी के अनुबंध में, मतलब एक पार्टनरशिप जो हमारा एग्रीमेंट होता है, डीड बनता है, में साझेदारी की अवधि संबंधी, मतलब उसके टाइम से रिलेटेड कोई बात नहीं दी गई है तो ऐसी साझेदारी को क्या कहते हैं? लिखा है कि ऐच्छिक साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी, सीमित साझेदारी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी साझेदारी उसे कहा जाएगा? उसे ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी का मतलब होता है कि ऐसी साझेदारी बिजनेस की स्थापना जो पार्टनर्स की इच्छा पर डिपेंड करे, जब तक इच्छा रहे तब तक उसको चलाए, जब इच्छा न रहे तो उसको बंद कर दे। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, मतलब कह रहा है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, मिनिमम मेंबर्स की संख्या होती है 7 और मैक्सिमम जो होती है अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर इसमें मिनिमम की बात कहा है तो हो जाएगा 7, न्यूनतम। लिमिटेड शब्द का प्रयोग कौन सी कंपनी करती है? देखिएगा, कंपनियां दो तरीके की होती है, मैंने आपको बताया है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। होती तो कई प्रकार की है, लेकिन जनरली माना जाता है कि दो तरीके की होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। लिमिटेड जो वर्ड है खास तौर से पब्लिक कंपनियों पे यूज किया जाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है और केवल लिमिटेड जो होता है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में किया जाता है। तो ऑप्शन में दे रहा है वैधानिक कंपनी, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है? सार्वजनिक कंपनी अर्थात पब्लिक कंपनी। 42 नंबर क्वेश्चन है प्रदर्शन द्वारा साझेदार का दायित्व होता है। जो प्रदर्शन द्वारा जो पार्टनर्स होता है उसकी लायबिलिटीज क्या होती है? सीमित, असीमित, कभी सीमित कभी असीमित, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है भाई? असीमित। जो प्रदर्शन द्वारा साझेदार होता है उसकी लायबिलिटीज असीमित होती है। एक साझेदारी संस्था को सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है जब वो साझेदारी हो। वो कौन सी पार्टनरशिप बिजनेस है जिसमें केवल एक मात्र सूचना देकर ही उस पार्टनरशिप बिजनेस का समापन किया जा सकता है? एक अनिश्चित अवधि के लिए ऐच्छिक साझेदारी, एक निश्चित अवधि के लिए, इनमें से कोई नहीं। कौन सी साझेदारी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐच्छिक साझेदारी। साझेदारों की इच्छा पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 44 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब क्या होता है? जब एक नया, पहले से कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, उसमें एक नए साझेदार को ऐड किया गया, एडमिशन दिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? पुरानी फर्म का विघटन करना पड़ता है, पुरानी साझेदारी का विघटन करना पड़ता है, पुरानी फर्म और पुरानी साझेदारी दोनों का विघटन करना पड़ता है, कि इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पुरानी साझेदारी का विघटन। जो हमारी पुराना उनका पार्टनरशिप बिजनेस है, उनका रेशियो है, पुरानी पार्टनरशिप है, वो खत्म करके नई पार्टनरशिप बनती है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी।
किसी साझेदार के पागल हो जाने पर साझेदारी की समाप्ति कहलाती है। सपोज करिए कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, उसमें एक साझेदार पागल हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, उसे न्यायालय द्वारा समापन कर दिया जाता है कि अनिवार्य समापन होता है कि सूचना द्वारा समापन होता है कि इनमें से कोई नहीं। किस तरह का समापन होता है? जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है या कोई साझेदार पागल हो जाता है तो ऐसे दशा में न्यायालय द्वारा उसको समापन घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम की किस धारा में फर्म की समाप्ति को परिभाषित किया गया? कह रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के किस सेक्शन में फर्म की समाप्ति, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को डिफाइन किया गया है? धारा 32, धारा 34, धारा 39, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सेक्शन है वो? धारा 32 है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निष्क्रिय साझेदार किसे कहते हैं? निष्क्रिय साझेदार ऐसा साझेदार जो साझेदारी फर्म में तो रहता है मगर वो कोई काम नहीं करता, तो ऐसे साझेदार को हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय साझेदार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या? जो फर्म में सेवानिवृत्ति हो चुका है, ये तो है ही नहीं है। जो फर्म के लाभ में अपना हिस्सा नहीं मांगता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। जो फर्म के व्यवसाय के संचालन में कोई हिस्सा नहीं लेता, देखिए फर्म को ऑपरेट नहीं करता है, फर्म चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो ऐसे पार्टनर्स को हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय साझेदार। वो लाभ में तो हिस्सा पाता है मगर काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर, नाम मात्र का साझेदार किसे कहते हैं? बताइए नाम मात्र का साझेदार किसे कहते हैं? लिखा है कि जिसे फर्म के नाम मात्र की पूंजी विनियोजित की हो, बिल्कुल गलत। जिसे फर्म के लाभ नाम मात्र में मिलता हो, बिल्कुल गलत। जो फर्म के संचालन में हिस्सा नहीं बांटता है, ये भी नहीं है। जो फर्म में अपना नाम प्रयोग करने की अनुमति देता है, बिल्कुल। नाम मात्र का साझेदार का मतलब है ऐसा एक पार्टनर जो एक तरह से फर्म में नहीं रहता है लेकिन अपने नाम का प्रयोग करने का अधिकार उस फर्म को देता है, तो ऐसे पार्टनर को हम नाम मात्र का साझेदार कहते हैं। प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसे कहते हैं? प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसे कहते हैं? वह साझेदार जो व्यवसाय में सदैव दिखता है, बिल्कुल नहीं। जो डेली बाय डेली दिखेगा उसे प्रदर्शन द्वारा साझेदार थोड़े करेंगे। वह साझेदार जो ग्राहकों को माल दिखाता है, बिल्कुल नहीं। वह व्यक्ति जो साझेदार है किंतु साझेदार नहीं होने का प्रदर्शन करता, मतलब वो पार्टनर है लेकिन पार्टनर होने का प्रदर्शन नहीं करता। वह व्यक्ति जो साझेदार नहीं है किंतु साझेदार होने का प्रदर्शन करता है, यही ऑप्शन सही है। माने रियल में वो उस बिजनेस का, वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है लेकिन अपने आप को दिखाता है कि मैं ही पार्टनर हूँ, तो उसे प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। 49 कहाँ गया? 49 है। 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक गुप्त साझेदार वह है, गुप्त साझेदार की बात कही है, व्यवसाय में सक्रिय भाग नहीं लेता है, कोई पूंजी विनियोग नहीं करता है, केवल लाभ में भाग लेता है, इनमें से कोई नहीं। गुप्त साझेदार किसको कहते हैं? कैसा साझेदार जो व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है उसको हम गुप्त साझेदार कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक डेफिनेशन है, ये पूछा गया है कि यह डेफिनेशन किसके द्वारा कहा गया है। लिखा है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि वह व्यक्ति इतना बड़ा हो कि वह व्यवसाय का स्वयं प्रबंध कर सके। यह कथन किसने कहा है? लिखा है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि वह व्यक्ति इतना बड़ा हो कि वह व्यवसाय का स्वयं प्रबंध कर सके। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन में दे रहा है किम्बाल एंड किम्बाल, विलियम आर बेसेट, हैने, इनमें से कोई नहीं है। ये क्वेश्चन आपको हर बुक में डेफिनेशन के तौर पर मिल जाएगा। इसका आंसर आप लोग को देना है कि हैने है कि विलियम आर बेसेट है कि किम्बाल एंड किम्बाल है। इसको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है क्योंकि डेफिनेशन भी आजकल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। एक चीज़ और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो क्वेश्चन छोड़ते हैं यदि आप जानते हैं तो ठीक, और नहीं जानते हैं तो उसे तुरंत बुक में खोजेंगे तो वो तो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ही, एक दो चार क्वेश्चन और भी वहाँ पे आपको मिल जाए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एकाकी व्यापारिक इकाई की स्थापना की जा सकती है।
जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है या यूनिट है उसकी स्थापना की जा सकती है। पंजीकरण के द्वारा, वैधानिक शर्तों की पूर्ति द्वारा, सरकारी सहायता द्वारा, बिना किसी औपचारिकता के। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, कि कोई भी एकाकी व्यापार यदि हमें स्थापित करना है उसके लिए किसी भी औपचारिकता, किसी भी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वो स्वेच्छापूर्वक, क्योंकि उस पर कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता, वो आसानी से बिजनेस खोल सकता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि साझेदारी फर्म की रजिस्ट्री न कराने पर एक साझेदार, सपोज करिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसका यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो। उससे जनरली जानते होंगे कि एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस मतलब एकाकी व्यापार और पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन यदि वो करा लेता है तो उसको कुछ वैधानिक औपचारिकताओं से उसको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है वो कराए या न कराए। ऑप्शन में देखते हैं क्या है कि लाभ में हिस्सा नहीं ले सकता, अपनी पूंजी पर ब्याज नहीं ले सकता, फर्म के संचालन में भाग नहीं ले सकता, वो अन्य साझेदारों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्री नहीं कराती है तो वो यदि चाहे फ्यूचर में कोई बात होने पर किसी दूसरी फर्म पर मुकदमा कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि एक रजिस्टर्ड फर्म है तो किसी पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन है, जो साझेदारी कभी समाप्त की जा सकती है। बता रहा है कि वो कौन सा पार्टनरशिप बिजनेस है जो कभी भी समाप्त की जा सकती है। विशिष्ट साझेदारी, सीमित साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी, इनमें से कोई नहीं। ऐच्छिक साझेदारी एक ऐसी साझेदारी है जो कभी भी, एनी टाइम, कभी भी समाप्त की जा सकती है। सामान्य साझेदारी में दायित्व होता है, जो जनरल हमारी इस पार्टनरशिप बिजनेस होता है, नॉर्मल जो साझेदारी होती है वो होता है पृथक पृथक, संयुक्त, पृथक या संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है भाई? पृथक एवं संयुक्त। इसमें जो लाइबिलिटीज होता है अलग अलग भी होता है, ज्वाइंटली भी होता है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या। पार्टनरशिप बिजनेस में अधिकतम संख्या क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, जब हमारा कंपनी एक्ट 2013 बना, पहले तो कुछ और था, लेकिन कंपनी, क्योंकि साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख जो किया गया है वो कंपनी एक्ट में किया गया। साझेदारी में साझेदारों की, जहाँ तक जो कंपनी अधिनियम 2013 बना तो उसमें मिनिमम की 2 बात की गई और मैक्सिमम की 50 की गई। उसे 100 किया गया था, बाद में फिर कम कर दिया गया तो 50 तक की गई, तो मैक्सिमम संख्या की बात है 50। सहकारी समितियों के लिए पंजीयन, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है? ऐच्छिक है, अनिवार्य है, सुविधाजनक है, कि इनमें से कोई नहीं है? बताइए क्या है? अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर। एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनी, इनमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगला 58 नंबर, 58 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि सामान्य व्यवसाय के लिए 50 से अधिक व्यक्तियों की साझेदारी, मतलब एक नॉर्मल कोई बिजनेस चल रहा है उसमें से 50 से अधिक व्यक्तियों की साझेदारी किस अधिनियम के अंतर्गत अवैध होती है? कह रहा है क्वेश्चन, नियम ये है कि एक साझेदारी बिजनेस में मैक्सिमम साझेदारों की संख्या 50 होनी चाहिए, लेकिन यदि किसी पार्टनरशिप बिजनेस में 50 से अधिक साझेदार हो जा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में पूछ रहा है वो किस कानून के अंतर्गत वो अवैध माना जाएगा? भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। भारतीय कंपनी है, क्योंकि साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या का जो उल्लेख किया गया है वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। फिफ्टी 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसे कहते हैं? प्रदर्शन द्वारा साझेदार वह साझेदार जो व्यवसाय में सदा दिखता है, गलत। वह साझेदार जो ग्राहकों को माल दिखाता है, शायद रिपीट क्वेश्चन है। वह व्यक्ति जो साझेदार है किंतु साझेदार नहीं होने का प्रदर्शन करता है। वह व्यक्ति जो साझेदार नहीं है किंतु साझेदार होने का प्रदर्शन, रियल में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह साझेदार जो रियल में साझेदार नहीं है लेकिन साझेदार होने का प्रदर्शन करता है तो उसे प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय पर कौन सा कानून लागू होता है? मतलब एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कह रहा है, बिजनेस में कह रहा है कि कौन सा कानून लागू होता है? कंपनी अधिनियम 1956 ये लागू होता ही नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये भी लागू नहीं होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी नहीं लागू होता है। हिंदू लॉ लागू होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन,
61 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि किसी समझौते के अभाव में एक साझेदार के दिवालियापन उत्पन्न से होने वाली हानि अन्य साझेदारों द्वारा वहन की जाएगी। मतलब एक पार्टनरशिप कोई बिजनेस है, उसमें एक साझेदार दिवालिया हो गया और दिवालिया होने की वजह से उससे फर्म को कुछ हानि हुई, तो उस हानि की पूर्ति किसके द्वारा किस अनुपात में की जाएगी? समान अनुपात में, उनके पूंजी के अनुपात में, लाभ विभाजन अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस अनुपात में की जाएगी भाई? ऑप्शन नंबर सी। बताइए सही है। किसी समझौते के अभाव में, ध्यान दीजिएगा, किसी समझौते के अभाव में एक साझेदार के दिवालियापन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा वहन की जाएगी। कोई पहले से एग्रीमेंट नहीं हुआ है और उसमें एक साझेदार दिवालिया हो गया, उससे उत्पन्न हानि अन्य साझेदार कैसे वहन करेंगे? ऐसे सिचुएशन में पूंजी के अनुपात में वहन की जाएगी, ठीक ना, दिवालिया साझेदार से हानि। अगला है ऑप्शन बी होगा। आर्थिक व सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप किस व्यवसाय संगठन का उदय हुआ? ध्यान दीजिएगा, आर्थिक और सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप किस संगठन का उदय हुआ? सरकारी उपक्रम, सहकारी उपक्रम, साझेदारी संगठन, इनमें से कोई नहीं। किस संगठन का उदय हुआ भाई? सहकारी संगठन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना, 63 नंबर क्वेश्चन। सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था 1912 में, 1922 में, 1932 में, 1911 में। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो लागू हुआ था 1912 में। सहकारिता व समानता मूलक प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर किस व्यवसाय का निर्माण किया गया? लिखा है कि सहकारिता और समानता मूलक प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर किस व्यवसाय का निर्माण किया गया? सहकारी संगठन, सरकारी संगठन, साझेदारी संगठन, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस संगठन का निर्माण किया गया था? ऑप्शन नंबर ये है सहकारी संगठन का, क्योंकि सहकारी जो संगठन होता है हमारी समानता के बेस पर होता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर। एक सबके लिए सब एक के लिए किस व्यवसाय का मूल मंत्र है? पूछ रहा है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए किस व्यवसाय का मूल मंत्र है? सरकारी संगठन, साझेदारी संगठन, सहकारी संगठन, इनमें से कोई नहीं। सहकारी संगठन का है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया को क्या कहा जाता है? जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है उसका जो मेन आदमी है, मेन मुखिया जो है, उसको क्या कहा जाता है? स्वामी, संचालक, कर्ता, इनमें से कोई नहीं, उसको कर्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन 67 नंबर। जन्म लेते ही कोई बच्चा कौन से व्यवसाय में सदस्य बन जाता है? वो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें बच्चे के जन्म के समय ही वो बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का मालिक, बिजनेस का स्वामी या उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है? एक साझेदारी बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त साहस, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है कि परिवार का मुखिया कर्ता होता है, लेकिन बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो परिवार उस बिजनेस के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। अब सदस्य होने के नाते जिसमें और खास तौर से वे व्यक्ति सदस्य होते हैं जो परिवार के पुरुष सदस्य होते हैं। खास तौर से जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी परिवार का हिस्सा होते हैं, इसमें अविवाहित महिलाएं भी शामिल होती हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता होता है, क्या होता है? सीमित दायित्व होता है, असीमित दायित्व होता है, देनदारियों के लिए कोई दायित्व नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है? उसके पास जो मेन मुखिया होता है उसका दायित्व असीमित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 69 नंबर क्वेश्चन। पृथक अस्तित्व एक प्रवेधक लक्षण है। पृथक अस्तित्व एक किसका लक्षण है? एकल व्यवसाय का, साझेदारी व्यवसाय का, कंपनी का, इनमें से कोई नहीं। ये कंपनी का लक्षण है, कंपनी की विशेषता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होती है? मतलब एक प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं। जहाँ तक मिनिमम की बात है, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक दो तरह की कंपनियां होती हैं, पीछे क्वेश्चनों में मैंने पब्लिक कंपनी के बारे में बताया है, लेकिन जहाँ तक प्राइवेट कंपनी की बात है मिनिमम मेंबर्स की संख्या होती है 2 और मैक्सिमम की संख्या होती है 200। यहाँ पे आपसे अधिकतम सदस्यों की संख्या के बारे में पूछा गया है, तो इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या देखिए 200 हो। मिनिमम के बारे में पूछेगा तो 2 हो। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन
कि कंपनी का संचालन किया जाता है, माने हमारी ये कंपनी ऑपरेट किसके द्वारा होती है, चलाया, कंपनी को ऐसे समझिए चलाता कौन है, शेयर होल्डर, अंशधारियों द्वारा, ऋण पत्रधारियों द्वारा, संचालकों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है, कंपनी को चलाने वाले पर्सन जो होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। कंपनी के ऑनर कौन होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। थोड़ा सा 1 मिनट का मैं ब्रेक देना चाहूँगा आप लोग को, ठीक है, थोड़ा पानी पी लें। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि लघु स्तरीय उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई में विनियोग पूंजी की सीमा होती है। लिखा है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब छोटे लेवल के जो हमारे इंडस्ट्री होते हैं, माने लघु स्तरीय उद्योग जिसको कहा जाता है, उसके विनियोग की पूंजी की सीमा क्या होती है? 1 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये, इनमें से कोई नहीं। बताइए कितनी होती है भाई? 2 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार लिखित रूप में भेजने तथा आपस में लिखित रूप में बात करने की विधि को कहते हैं। लिखा है एक जगह से दूसरे जगह पर समाचार लिखित रूप में भेजने, आपस में लिखित रूप में बात करने, माने लिखित रूप में भेजने, आपस में लिखित रूप में बात करने को हम क्या कहते हैं? फोनोग्राम, फैक्स, ईमेल, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहा जाता है भाई? उसको ईमेल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। लिखा है शीघ्र नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने वाले भंडारगृह का नाम क्या है? ऐसी वस्तुएं जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं उसको माने सुरक्षित रखने के लिए स्टोर में रखा जाता है, कोल्ड स्टोर जिसको कहा जाता है। नाम ऑप्शन बता ही दिए, सरकारी भंडार, बंधक भंडार, शीत भंडार, माने कोल्ड स्टोर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अति लघु उद्योग में विनियोग की सीमा क्या है? जो हमारे बहुत स्मॉल लेवल के इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट की सीमा क्या है? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इनमें से कोई नहीं। बताइए कितनी होती है? 25 लाख। ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर क्वेश्चन है कंपनी के संचालन को नियंत्रित कौन करता है? कंपनी के संचालन को नियंत्रित कौन करता है? साझेदारी अधिनियम करता है कि कंपनी अधिनियम 1956 या 2013, हिंदू अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 एक कंपनी के संचालन को कंट्रोल करता है। सरकारी कंपनी की स्थापना होती है, एक गवर्नमेंट कंपनी कैसे होती है? राज्य विधान सभा द्वारा, भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा, कि बैंकिंग कंपनी अधिनियम द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। गवर्नमेंट कंपनी की स्थापना कंपनी एक्ट के तहत होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 78 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन बीमा निगम उदाहरण है। जीवन बीमा निगम पूछ रहा है कि किस तरह की हमारी कंपनी है, बताइए। ये बहुत बार एग्जामों में पूछ गया है। ये विभागीय संगठन है कि सरकारी कंपनी है कि सार्वजनिक निगम है कि इनमें से ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है, जो हम शेयर इशू करते हैं उससे जो हमको पैसा मिलता है वो क्या है? अल्पकालीन वित्त है कि मध्यकालीन है कि दीर्घकालीन है कि इनमें से कोई नहीं। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर है लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। फैक्टरिंग व्यवस्था में फैक्टर क्या है? फैक्टरिंग व्यवस्था में फैक्टर क्या है? ग्राहक की ओर से भुगतान करता है, ग्राहक की देनदारी अथवा प्राप्य खातों की वसूली करता है, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करता है, यही है फैक्टरिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 81 नंबर क्वेश्चन है कंपनी का कौन सा प्रारूप वर्तमान में प्रचलित नहीं है? वो कौन सी कंपनी है जो प्रेजेंट टाइम में प्रचलित नहीं है? शाही कंपनी, वैधानिक कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, इनमें से कोई नहीं। शाही कंपनी। शाही कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो किसी देश के राजा या शासक के फरमान या आदेश के द्वारा जारी की गई रहती है, उसको शाही कंपनी कहा जाता है। भारत में इस तरह की कंपनियां नहीं हैं, लेकिन पहले थी एक कंपनी। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी के द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई थी 1600 ईस्वी में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे शाही कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो शाही कंपनी इस समय प्रेजेंट में नहीं है। कंपनी के नाम को बदलने के लिए आवश्यक है, कह रहा है कि कंपनी के नाम में यदि बदलना है, नाम चेंज करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है?
एक साधारण प्रस्ताव, एक विशेष प्रस्ताव, रजिस्ट्रार की अनुमति, विशेष प्रस्ताव या केंद्र सरकार की स्वीकृति। सही ऑप्शन है विशेष प्रस्ताव, और सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, तभी हम एक कंपनी के नाम में बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रलेख कंपनी के बाह्य कार्य क्षेत्र की व्याख्या करता है। मतलब वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के बाह्य कार्य क्षेत्र का व्याख्या। कंपनी के दो मुख्य प्रलेख होते हैं, पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम। पार्षद सीमा नियम जो होता है कंपनी के बाह्य क्षेत्रों का निर्धारण करता है, और अंतर नियम आंतरिक क्षेत्रों का निर्धारण करता है। यहाँ पे पार्षद सीमा नियम अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पर विवरण अंतर नियम में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पार्षद सीमा नियम। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का वह कौन सा रूप है, मतलब एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली का वह कौन सा व्यवसाय का कौन सा रूप है जिसमें पुरुष के साथ साथ स्त्री सदस्य भी परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होती हैं। मतलब जेंट्स के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो भी परिवार की संपत्ति की हिस्सेदार होती हैं। देखते हैं क्या, मिताक्षरा संप्रदाय, दायभाग संप्रदाय, दायभाग संप्रदाय, व्याभाग संप्रदाय। सही ऑप्शन है दायभाग संप्रदाय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि दो तरीके के हिंदू क्या नाम है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंतर्गत दो तरीके से कानून होते हैं, मिताक्षरा और दायभाग। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वह प्रलेख जिसमें कंपनी के आंतरिक प्रबंध संबंधी नियम दिए होते हैं कहलाते हैं। अभी मैंने पीछे बताया कि कंपनी के आंतरिक प्रबंध संबंधी जो नियमावली होती है वो अंतर नियम में होता है। पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सीमा नियम, ये अंतर नियम सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक निजी कंपनी है, एक निजी कंपनी क्या है भाई, बढ़ते हैं को एक निजी कंपनी को पार्षद अंतर नियम पंजीकृत कराना आवश्यक होता है। अपने पार्षद अंतर नियम को पंजीकृत नहीं करा सकती है। अपने पार्षद अंतर नियम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कोई पार्षद अंतर नियम नहीं होता है। इसमें से एक निजी कंपनी में क्या होता है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है। सही ऑप्शन है पहला, एक निजी कंपनी को अपने पार्षद अंतर नियम पंजीकृत कराना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन 87 नंबर 87 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत कोई भी प्रलेख उन सभी के द्वारा जो कंपनी के व्यवहार करते हैं पढ़ा हुआ एवं समझा हुआ माना जाता है। इस सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत कोई भी प्रलेख उन सभी के द्वारा जो कंपनी के व्यवहार करते हैं, कंपनी से व्यवहार करते हैं, पढ़ा हुआ एवं समझा हुआ माना जाता है। ये कौन सा सिद्धांत है। लिखा है रचनात्मक सूचना का सिद्धांत, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, सार्वजनिक सूचना का सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है आपका आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि कोई कंपनी अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये आसान क्वेश्चन है, अभी पीछे भी आया था कि एक कंपनी अपने नाम में परिवर्तन कैसे कर सकती है। साधारण प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव और केंद्र सरकार की परमिशन, विशेष प्रस्ताव और रजिस्ट्रार की अनुमति। सही ऑप्शन है सी, एक कंपनी अपने नाम में परिवर्तन विशेष प्रस्ताव और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी के सुचारू रूप से संचालन एवं प्रबंध के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख है। माने कंपनी के सुचारू रूप से चलाने और उसका मैनेजमेंट करने के लिए जो नियम बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। प्रविवरण, पार्षद सीमा नियम, स्थापन विवरण, इनमें से कोई नहीं। उसे किस नाम से हम जानते हैं, पार्षद सीमा नियम। प्रलेख, वह प्रलेख जो जनता के अंशों को अभिदान के लिए आमंत्रित करता है कहलाता है। मतलब वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो कौन सा प्रलेख है जो जनता को अंशों को अभिदान के लिए आमंत्रित करता है, वो क्या कहलाता है। पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, प्रविवरण, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए क्या होता है। उसको प्रविवरण कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में प्रोस्पेक्टस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा न्यूनतम अभिदान प्राप्त कर लेना चाहिए। एक पब्लिक कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कब तक प्राप्त कर लेना चाहिए। 130 दिन, 120 दिन, 110 दिन, 150, 120 दिनों के अंदर। विशेष परिस्थितियों में रजिस्ट्रार के परमिशन से इसे 10 दिन और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली तौर पे 120 दिन है। पार्षद सीमा नियम में कितने वाक होते हैं, मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लाज होते हैं। 5, 2, 6, 7। सही ऑप्शन है 6 क्लाज होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नाम वाक, पूंजी वाक, उद्देश्य वाक, हस्ताक्षर वाक, स्थान वाक, ऐसे 6 क्लाज होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी का सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है। लिखा है कि एक कंपनी का जो सबसे टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास है।
प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक, संचालक मंडल और प्रबंधक किसके पास है भाई बताइए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सबसे बड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है कंपनी का सबसे बड़ा प्रशासनिक अंग होता है। जिन उपक्रमों का स्वामित्व, प्रबंध, संचालन सरकार के अधीन होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब एक कौन सा उपक्रम है, संस्था है जिसका मैनेजमेंट और डायरेक्शन दोनों गवर्नमेंट के हाथ में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपनी, एकाकी व्यापार, लोक उपक्रम, सहकारी। लोक उपक्रम उसको पब्लिक एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है, जिसका मैनेजमेंट और डायरेक्शन दोनों ही गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को पुनर्संरचना के द्वारा की जाती, किसके द्वारा की जाती है? मतलब पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी है, वो बीमार हो गई, बीमार का मतलब होता है कि वो चलने के लायक नहीं रही, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? MOU मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, BFIR, NRF, इनमें से कोई नहीं है। सही ऑप्शन है BFIR, ठीक ना। पंजाब बैंक लिमिटेड बैंकों के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? मतलब एक पंजाब बैंक लिमिटेड है, ये किस कैटेगरी में आता है? एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है कि निजी सेक्टर की कंपनी है कि सहकारी कंपनी में से? लिमिटेड जैसे वर्ड लगा है, PVT तो लगा नहीं है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि सबसे अधिक ब्याज दर किस में मिलता है? माने सबसे अधिक इंटरेस्ट चालू खाते पर, अस्थायी जमा खाते पर, बचत खाते पर, आवर्ती पर। फिक्स डिपॉजिट पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। पिन का पूरा नाम, पिन का मतलब जो देखते होंगे बैंक में, ATM में जाते हैं, पिन डालते हैं, एक पिन तो डकाने वाला होता है और एक पिन वो वाला होता है जो ATM वाला। यहाँ ATM पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका B। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला है ATM पिन। लिखा है कि ATM पिन की कितनी संख्याएं होती है? ATM की पिन में 4 संख्या होती है, 4 डिजिट की हमारी पिन होती है। IFSC कितने शब्द और अंकों का बना होता है? IFSC जो कोड होता है कितने शब्दों या अंकों का बना होता है? 7, 10, 11, 15। सोच के बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग यूज करते हैं। 11 डिजिट का होता है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार नहीं है? पूछ रहा है क्रेडिट कार्ड का प्रकार नहीं है। स्वर्ण क्रेडिट कार्ड भी होता है, रजत क्रेडिट कार्ड भी होता है, कांस्य क्रेडिट कार्ड भी होता है, सारे ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड के प्रकार। बीमाकर्ता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करने के बदले में जो शुल्क लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सपोज करिए आपने जीवन बीमा या कोई भी बीमा लिया, उसका किस्त भरना पड़ेगा, उस किस्त को किस नाम से हम जानते हैं? लाभांश, प्रीमियम, किस्त, इनमें से कोई नहीं, प्रीमियम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। बीमा कराते समय तथा हानि के समय, दोनों समय बीमा योग्य हित होता है। मतलब कह रहा है वो कौन सा बीमा है जिसमें बीमा कराते समय और हानि होते समय दोनों ही टाइम पे बीमा योग्य हित होता है, उस बीमे को हम किस नाम से जानते हैं? अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, जीवन बीमा। ये अग्नि बीमा होता है, ऑप्शन नंबर E। एक और ऑप्शन है, नीचे कट गया होगा। 104 नंबर क्वेश्चन है ऋण पत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, डिवेंचर से संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सुरक्षित ऋण पत्रधारियों का संपत्ति पर प्रभार होता है, ऋण पत्र पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, वाहक ऋण पत्र रजिस्टर्ड होते हैं और इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? सही ऑप्शन है ये, वाहक ऋण पत्र रजिस्टर्ड होते हैं, सुरक्षित ऋण पत्रधारियों को संपत्तियों पर प्रभार होता है। ये ही सही है क्योंकि नहीं पूछ रहा है ना, ये तो आपका सही है, ये भी आपका सही है। वाहक ऋण पत्र रजिस्टर्ड नहीं होते, ये केवल सुपुर्दगी मात्र होते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगला, शोधनी शुद्ध शब्दों का अर्थ है। शोधनी शुद्ध का मतलब होता है रिडमेबल। पूर्वाधिकार अंशों के लिए है कि वाणिज्यिक प्रपत्रों के लिए है कि सार्वजनिक जमा के लिए है कि इनमें से कोई नहीं है? मतलब जो शोधनी शुद्ध शब्द का जो प्रयोग है वो हम किसके लिए करते हैं? तो सही ऑप्शन है पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। लिखा है कि आंतरिक व्यापार की विशेषता है, जो हमारी इंटरनल ट्रेड होती है, इसके मेन कैरेक्टर, मेन फीचर्स कौन कौन से दिया? देशी मुद्रा में व्यापार, वस्तुओं का स्वतंत्र आवागमन, देश
की सीमाओं के अंदर व्यापार, उपयुक्त सभी। भाई सही ऑप्शन सही है, क्योंकि देश की मुद्रा में व्यापार होता है। वस्तु का स्वतंत्र आवागमन हम एक अपने देश में कहीं भी कर सकते हैं, और देश के सीमा के अंदर व्यापार होता है। सारे इसके करेक्टर या फीचर विशेषता सही है, इसे को हम इंटरनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, थोक व्यापारी किस के बीच की कड़ी है। जो हमारा होलसेलर होता है वो किसके बीच की कड़ी है, देखते होंगे। एक हमारा एक तरफ से आता है उत्पादक, उसके बाद से है थोक व्यापारी, और उसके बाद से आता है फुटकर व्यापारी। तो ये थोक व्यापारी पूछ रहा है किसके बीच की कड़ी है, सरकार और थोक व्यापारी के, सरकार और उत्पादक की, फुटकर व्यापारी और उत्पादक के। सही ऑप्शन है फुटकर व्यापारी और उत्पादक के बीच की कड़ी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुओं का श्रेणीयन और प्रमापीकरण कौन करता है। जो वस्तुओं को श्रेणीयन एक सीक्वेंस में और इसका स्टैंडर्डाइजेशन कौन करता है, उत्पादक करता है, फुटकर व्यापारी करता है, थोक व्यापारी करता है, किनमें से कोई नहीं। कौन करता है भाई, सही ऑप्शन है थोक व्यापारी ही उसका स्टैंडर्डाइजेशन करता है। 109 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता की पसंद व नापसंद की सूचना व्यापारी के पास समय समय पर माध्यम से पहुंचती है। लिखा है कि उपभोक्ता माने जो कंज्यूमर, हम आप जो लोग हैं, कि पसंद या नापसंद, हमारी क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है, इसकी इंफॉर्मेशन व्यापारी के पास समय समय पर किसके माध्यम से पहुंचती है। विज्ञापन के माध्यम से पहुंचती है, कि फुटकर व्यापारी के माध्यम से पहुंचती है, कि उपभोक्ता के माध्यम से पहुंचती है, कि इनमें से किसी के द्वारा नहीं पहुंचती है। सही ऑप्शन है कि फुटकर व्यापारी ही बताता है कि कल इस समय मार्केट में डिमांड इस चीज़ की है। किसको बताता है, होलसेलर को बताता है। होलसेलर किसको बताएगा, अपने प्रोडक्शन करने वाले को बताएगा। सहकारी भंडार की प्रमुख विशेषता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। माल का उत्पादन करना, ये कोई खास नहीं है। लाभ कमाने के लिए बेचना है, लाभ कमाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना होती ही नहीं है। उचित मूल्य पर माल बेचना, यही ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक ऑप्शन नीचे कट गया है। 111 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रधान और अभिकर्ता का संबंध होता है, मतलब मालिक और एजेंट का संबंध किस बिजनेस में होता है। एकाकी व्यापार में, साझेदारी संगठन में, कंपनी में, इनमें से कोई नहीं। साझेदारी व्यवसाय में प्रधान और एजेंट का क्या होता है, संबंध होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अपंजीकृत फर्म की एक मुख्य अक्षमता क्या होती है। जो अनरजिस्टर्ड फर्म में होती हैं उनकी डिसएबिलिटी क्या होती है। वैधानिक कार्यवाही न कर सकना, लाभ में वंचित रहना, अन्य पक्षों का लेन देन करना, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है भाई, सही ऑप्शन है वैधानिक कार्यवाही न करना। कोई कानूनी कार्यवाही एक अवैधानिक फर्म, एक अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं कर सकती। 113 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य के लिए गठित साझेदारी कहलाती है, मतलब किसी विशेष प्रयोजन के उद्देश्य से जो साझेदारी गठित की जाती है या बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं। ऐच्छिक साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी, सामान्य साझेदारी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विशिष्ट साझेदारी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायालय के आदेश से निम्न दशाओं में फर्म का विघटन हो सकता है। कह रहा है कि न्यायालय के परमिशन से किस दशा में एक पार्टनरशिप फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन हो सकता है। जब कोई साझेदार पागल हो जाए, जब कोई साझेदार दुराचरण का दोषी हो जाए, जब कोई साझेदार अस्थायी रूप से कर्तव्यों को निर्वहन करने में असमर्थ हो जाए और उपयुक्त सभी तो सारे सिचुएशन में एक न्यायालय एक फर्म को क्या कर सकता है, डिसोल्यूशन कर सकता है, विघटन कर सकता है। 115 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा व्यापार जो पूर्णतः विज्ञापन पर निर्भर करता है वो कौन सा बिजनेस है। जो पूर्ण रूप से एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड रहता है। विभागीय भंडार, डाक द्वारा व्यापार, सहकारी भंडार, ये डाक द्वारा व्यापार होता है जो एडवर्टाइजमेंट पे चलता है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि उस संगठन को क्या कहते हैं जहां एक ही प्रबंध के अंतर्गत एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के माल बेचा जाता है। मतलब उस मैनेजमेंट सिस्टम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं जिसका मैनेजमेंट एक ही के द्वारा होता है, एक ही आदमी के द्वारा होता है, परंतु एक छत के नीचे डिफरेंट टाइप के वस्तुओं को हम सेल करते हैं। वो हमारा है विभागीय भंडार, सहकारी भंडार, बहुउद्देशीय दुकानें, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या दिख रहा है, डिपार्टमेंटल जो स्टोर होते हैं, विभागीय भंडार होते हैं, वो इस तरह के बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
117 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानें एक ही भवन में होती है, मतलब वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दुकानें एक ही बिल्डिंग में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय दुकानें, विभागीय भंडार, सुपर बाजार, इनमें से कोई नहीं। किस नाम से हम उससे जानते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डिपार्टमेंटल स्टोर। अभी पीछे क्वेश्चन में था भी। बहुसंख्यक दुकानों पर पाई जाती है। बहुसंख्यक जो दुकानें होती हैं वहाँ पे क्या पाई जाती है? कीमतों में एकरूपता, कीमतों में विभिन्नता, कीमतों में अधिकता, इनमें से कोई नहीं। क्या पाई जाती है भाई? वहाँ पे कीमतों में एकरूपता, क्योंकि बहुसंख्यक जहाँ दुकानें होती हैं या बड़े बड़े जो मॉल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो भी वस्तुएं होती हैं सबका एक समान रेट फिक्स कर दिया जाता है, उसमें कोई मोल भाव की गुंजाइश नहीं होती। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 119। एक सहकारी समिति में एक सदस्य का मताधिकार निर्भर करता है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मेंबर का जो वोटिंग पावर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों की संख्या पर, एक सदस्य एक मत सिद्धांत पर, सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार के निर्देशन पर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें से क्या दिख रहा है कि एक सदस्य एक मत के सिद्धांत पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की वोटिंग पावर डिपेंड करती है। 120 नंबर क्वेश्चन और लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है कि एक ऑटोमोबाइल्स द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ना। एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी है या एक ऑटोमोबाइल है जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को वो छोड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से वो क्या बढ़ाता है? वह जल प्रदूषण को बढ़ाता है कि भूमि प्रदूषण को बढ़ाता है कि ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है कि वायु प्रदूषण? वैसे तो एक कई प्रदूषण बढ़ाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक विकल्प दिया है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक गैस होती है जो वायु में मिलेगी, इसलिए यहाँ पे होगा ऑप्शन वायु प्रदूषण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को 120 क्वेश्चन आप लोग को आज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग को करा दिया गया। इसे एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे टॉपिक से 120 मोस्ट सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कराए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और पेपर एक सप्ताह और है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, एमसीक्यू पर फोकस करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। बाय।